इस वीडियो में रिव्यू करेंगे उस बुक का जिसको वॉरेन बफेट ने बुलाया है द बेस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बुक एवर रिटन। दोस्तों ये सीरीज है मंथली सीरीज जिसका नाम है बुक रिव्यू। एक्चुअली इसका कोई नाम नहीं है तो बुक रिव्यू नाम रख लेते हैं, बुक रिव्यू विद वारिकू। आज ही वाह 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 वाह। इस सीरीज में मैं उन बुक्स का रिव्यू करता हूं जो मुझे बहुत पसंद आई हैं और मुझे लगता है आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए। ये किसी भी हाल में एक्चुअल बुक को पढ़ने का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि क्यों आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। और आज के एपिसोड में मैं रिव्यू करूंगा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का, वो बुक जो वॉरेन बफेट ने बहुत बार बोली है इज द बेस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बुक एवर रिटन। इस पूरी सीरीज को आपके लिए लाया है कुकू एफएम ने, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वर्नाक्युलर ऑडियो प्लेटफॉर्म है। आपकी कोई भी फेवरेट बुक आपकी भाषा एंड अवेलेबल टू यू ऑन द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। अगर आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा ऑन द एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ कुकू एफएम। प्लीज चेक इट आउट। आज के एपिसोड में थोड़ा सा अलग करेंगे। मैं बुक का रिव्यू तो करूंगा ही, लेकिन इस बुक ने एक्चुअली एक मेथड, एक मैकेनिज्म शेयर किया है हाउ टू बिकम एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और उसको यूज करके हम एक एक्सेल शीट के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आज के माहौल में हमें इसी बुक के सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा। बेसिकली विच आर द फ्यू स्टॉक्स दैट विल इमर्ज, जो कि बेंजामिन ग्राहम जो कि इस बुक के ऑथर हैं उनके प्रिंसिपल्स के थ्रू इमर्ज होते हैं। ये बुक 1949 में पब्लिश हुई थी और अभी भी उतनी ही वैलिड है जितनी की उस समय भी थी। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। द बिगेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इज द पेस एट विच इंफॉर्मेशन हिट्स अस। पहले के जमाने में स्टॉक मार्केट के बारे में, कंपनीज के परफॉर्मेंस के बारे में हर रोज न्यूज़पेपर में कुछ पता चल जाता था, क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश होते थे। अब तो 24 घंटे हर सेकेंड आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। ट्विटर पे अगर आप लगे रहेंगे, मनी कंट्रोल पे लगे रहेंगे, टीवी पे लगे रहेंगे, तो कहीं ना कुछ न्यूज आ ही रही है। एंड दैट इज व्हाई दिस बुक बिकम्स सो मच मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बुक में मेरी फेवरेट आइडियोलॉजी के बारे में बात करी है, एंड दैट इज पेशेंस। चलिए इस बुक के 5 जो की टेकअवेज हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। मार्केट एक बहुत ही अजीबोगरीब सी चीज है। स्टॉक मार्केट में हर एक कंपनी का दाम जो है, स्टॉक का दाम, ऊपर नीचे, कोई बुरी खबर आई नीचे, कोई अच्छी खबर आई ऊपर, एंड इट कीप्स गोइंग ऑन। सो इट गिव्स अस द फीलिंग कि हमें परपेचुअली ना चौकन्ना रहना है। एंड द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट डू नॉट फॉल फॉर दैट ट्रैप। ये मार्केट जिस प्राइस से एक स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे करती है, दैट मे नॉट बी द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपनी. So the first principle is that the value is not equal to the price. Let me give you an example. इस वीडियो को मैं 23 मई 2022 को शूट कर रहा हूं, एंड पिछले एक महीने में यूएस स्टॉक मार्केट के टेक स्टॉक्स की ऐसी पिटाई हुई है कि सन 2000 की याद आ गई। लेट्स पिक अप टेस्ला। अरे वाह, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एलॉन मस्क, दुनिया जहान बदलने वाली कंपनी, has lost 40% in the last few weeks. What has happened? क्या उस कंपनी की औकात, उस कंपनी की वैल्यू, उस कंपनी की वर्थ कुछ ही हफ्तों में 40% से गिर गई है? नहीं, but something has changed. It could be a combination of the investors of Tesla getting perturbed कि यार एलॉन मस्क कहाँ अपना दिमाग ट्विटर खरीदने में वेस्ट कर रहा है, टेस्ला ही संभाल लो, वही इतनी बड़ी कंपनी है। इट इज ऑफ कोर्स द ग्लोबल क्राइसिस दैट इज हैपनिंग, यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, चाइना के सप्लाई इश्यूज होंगे, लिक्विडिटी इज मैसिव इन द मार्केट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट कुड बी जस्ट अ वेव कि यार महंगाई था, अच्छा हुआ गिरते जा रहा है, तो पीपल आर ऑल्सो सेलिंग बिकॉज दे आर बुकिंग देयर प्रॉफिट्स। एनीथिंग कैन हैपन, एंड दैट शुड बी अ ग्रेट वे फॉर यू टू रियलाइज कि जो भी प्राइस आप पे कर रहे होते हैं जरूरी नहीं है कि कंपनी की वैल्यू उतनी ही है। एंड दैट्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट दिस बुक टीचेस अस। द सेकंड वन, बेंजामिन ग्राहम ये बोलते हैं कि 2 तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर्स, जिनको वो कहते हैं पैसिव इन्वेस्टर्स, एक्चुअली पैसिव इन्वेस्टर्स जिनको वो कहते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर्स, एंड फिर दूसरे होते हैं एग्रेसिव या एक्टिव इन्वेस्टर्स। एंड इन दोनों के अप्रोच ना बहुत अलग होते हैं, लेकिन इन दोनों के फिर
रिटर्न्स एंड रिस्क भी बहुत अलग होते हैं। आप और मैं जैसे वी वुड बी क्लासिक डिफेंसिव या पैसिव इन्वेस्टर्स, क्योंकि ना हमारे पास एक्सपर्टीज है, ना हमारे पास वक्त है, ना हमारे पास वो अंडरस्टैंडिंग है कि हम एक्टिवली ट्रेड करें। एंड अंटिल यू डोंट गेट टू दैट पॉइंट, माय रिकमेंडेशन विल नॉट बी टू डू इट एज वेल। सो डिफेंसिव या पैसिव इन्वेस्टर्स का अप्रोच बहुत अलग होना चाहिए। इट हैज टू बी वन with a lot of patience. It has to be one with a lot of screening, and it has to be one which understands कि आप true value दे रहे हैं एक कंपनी की। बेंजामिन ग्राहम कुछ steps illustrate करते हैं for us to find the true valuable companies, which we are going to use in the later part of the video to go through an Excel sheet and find out कि वो Indian stock market पे कैसे apply करता है। सबसे पहला, the principle of a पैसिव इन्वेस्टर शुड बी डिवर्सिफिकेशन। क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सी इंडस्ट्री, कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें, यू हैव टू डिवर्सिफाई और यू शुड डिवर्सिफाई ताकि आप अपने रिस्क को मिटिगेट करें। सेकंड, आपका जो रेशियो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल वेल अंडरस्टूड होना चाहिए कि कितना आप इक्विटी में डालना चाहते हैं, कितना आप फिक्स्ड इनकम में डालना चाहते हैं। फिर कुछ फैक्टर्स ऑफ सिलेक्टिंग द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू शुड मेक इन इक्विटी। वो बोलते हैं लार्ज कंपनीज में ही इन्वेस्ट करिए। वो बोलते हैं कि जिन कंपनीज का डेट लो है सिर्फ उन्हीं में इन्वेस्ट करिए। वो बोलते हैं कि मिनिमम 3% एनुअल ग्रोथ रेट होनी चाहिए ऑफ द प्रॉफिट, वो जो कि बहुत कम लगता है फॉर अ मार्केट लाइक इंडिया, लेकिन ले लेते हैं 1949 में वो काफी होगा। 3% एनुअल रिटर्न होना चाहिए कम से कम पिछले 5 सालों का ऑफ द प्रॉफिट्स। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब स्टॉक प्राइस कितना है एंड अर्निंग्स पर शेयर कितनी है, उसका जो रेशियो है वो 15 से कम होना चाहिए, विच मींस कि अर्निंग अच्छी है, प्राइस अभी भी थोड़ा कम है, तो पॉसिबली इट्स अ वैल्यूएबल एसेट। एंड देन फाइनली बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला वो शेयर करते थे, विच इज ऑफ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ चीप एसेट। वो ये बोलते हैं कि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ स्टॉक, विच इज कि टोटल वर्थ कितनी है ऑफ द स्टॉक्स इन द मार्केट, तो जितने भी नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं इनटू द शेयर प्राइस ऑफ द स्टॉक, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन फिगर बहुत आसानी से मिल जाता है, एंड आई विल शो यू हाउ इट्स हैपन। दैट शुड बी लेसर देन 1.5 टाइम्स एसेट माइनस लायबिलिटीज। मतलब जो भी उस कंपनी के एसेट्स हैं वो सारी चीजें जिससे इनकम जनरेट हो सकती है, और जो भी लायबिलिटीज हैं वो सारे पैसे जो उनको किसी और को देने हैं, उसके डिफरेंस का अगर आप 1.5 गुना करेंगे, then the market capitalization has to be lesser than that number. उनके हिसाब से, बेंजामिन के हिसाब से, अगर ये फॉर्मूला सही बैठ जाता है तो most likely the asset that you're buying is a valuable yet cheap asset. And that's what he keeps stressing upon. आपका focus as a passive investor is to find assets जो कि valuable है but they are cheap right now for whatever reasons. And that is when you buy at the right price, and then just you wait for the longest time for it to give you a return. On the other hand, principle number 3 is how do you become an active investor? Active investor बनने के लिए शायद मेरे पास तो कम से कम वो क्षमता नहीं है। You have to have again a lot of patience, क्योंकि ये नहीं है कि जो भी पैसा आ गया उसको आज ही डाल दिया। इंट्राडे ट्रेडिंग को एक्टिव इन्वेस्टिंग नहीं बोलते थे बेंजामिन, वो बोलते हैं एक्टिव इन्वेस्टर इज समबडी हु इज हुक्ड ऑन टू दिस गेम डे इन एंड डे आउट। वो कंपनी फाइनेंशियल्स पढ़ रहे हैं, वो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव से मिल रहे हैं, वो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री सोर्सेज से न्यूज गैदर कर रहे हैं, उसके चलते वो अपना रिसर्च, अपना फॉर्मूला एस्टैब्लिश कर रहे हैं, चीप वैल्यूएबल एसेट्स की डेफिनेशन क्या है उसको डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं, so on and so forth. So that is the way that you go about actively investing. However, that also means that you require a lot of knowledge, a lot of time, and you're also willing to take on a lot more risk. क्योंकि ऐसा हो सकता है आप इतने ज्यादा अपने रिसर्च से अटैच हो जाएंगे that not everything will work. And some things will fail disastrously, some things will go and give you supernormal results. And that is where you are willing to go through the volatility जो up and down होता है आपके पोर्टफोलियो का, and have the gumption to withstand it. बहुत सारे लोग फॉर एग्जाम्पल पहली बार मार्केट का एक नेगेटिव ट्रेंड देख रहे हैं। 2022 has not started on a good note. It is massively red, and it's possible कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स अपने पिछले 2 साल में करी हैं वो अब धीरे धीरे जीरो या शायद नेगेटिव हो गई हैं। And that is not something that a lot of people understand very well. तो अगर ये पहली बार आपकी जिंदगी में कि आप एक नेगेटिव रिटर्न देख रहे हैं, how you react to that is going to shape up your relationship with money for the rest of your life. क्योंकि गेन्स देखना तो सबको अच्छा लगता है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, अच्छे से रिटर्न आ रहे हैं, सबको अच्छा लगता है।
But when you are in losses, how you react shapes up how you're going to continue investing for the rest of your life. Number 4, insist on something called margin of safety. बेंजामिन ये बोलते हैं कि हर एक इन्वेस्टमेंट की एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए. इसका मतलब कि आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि ये जो आप रिस्क ले रहे हैं, it's something that you are comfortable with. I think the best example of that is what happened in crypto. लास्ट 2 साल क्रिप्टो एक अलग ही वेव पे बढ़ रहा था. 2022 के फर्स्ट फ्यू मंथ्स में वही वेव रुक गई है एंड रिवर्स होनी शुरू हो गई है. बहुत सारे लोगों के क्रिप्टो पोर्टफोलियोज नेगेटिव चले गए हैं. बट द रीजन व्हाई दे इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट प्लेस इज नॉट वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड. इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने फोमो के चलते ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. उनको लगा कि रातों रात पैसे बन जाएंगे, बट दे नेवर आस्क्ड द क्वेश्चन, इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? Am I okay with this total amount that I've invested go to zero? Am I okay for it to lose 50, 60, 70% of value? And if the answer was no, then ideally you should not have invested. क्योंकि क्रिप्टो by definition एक volatile asset है. And हाँ, over a long period of time gains आ सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो losses आपको bear करने पड़ेंगे, they may be very hard for you to deal with. And it may not even be advisable for you to go through that. मैंने अक्सर ये बोला है कि आप सब लोगों की क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट 5 मैक्सिमम 10% होनी चाहिए आपके टोटल इन्वेस्टमेंट की. लेकिन बहुत सारे लोग मैं जानता हूं जिन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में डाल दी, अब रो रहे हैं बिकॉज दे डिडंट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, व्हिच इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बेंजामिन शेयर करते हैं अराउंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी. एंड ये वैल्यू हम कैसे ढूंढेंगे? बाय द प्रिंसिपल्स दैट वाज शेयर्ड अर्लियर, जो कि मैं अभी वीडियो में दिखाने वाला हूं. एंड लास्ट and the 5th principle of this brilliant book, The Intelligent Investor, is that risk and reward ना जरूरी नहीं है, correlated है. And this again goes back to value. बेंजामिन का सिर्फ एक ही दावा है जो वो बार बार हमारे दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रहे थे थ्रू दिस बुक, कि आपको ना रिटर्न्स जनरेट करने के लिए ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आपको वैल्यू ढूंढनी है एट अ चीप प्राइस. एंड अगर आप चीप प्राइस पे वैल्यूएबल एसेट ढूंढ पाते हैं, you are actually not taking a lot of risk. The example that he gives is कि अगर आप फर्ज करिए एक $100 की चीज खरीदना चाहते हैं और वो for whatever reason आज आपको $60 की मिल रही है. बहुत बढ़िया है, $60 की चीज है, $100 की उसकी औकात है, तो at some point of time आप इस 60 को खरीद के $100 कमा सकते हैं. लेकिन अगर आप यही एसेट $40 में खरीद पाएंगे, then is that riskier? And the answer is no. It is just about finding कि ये $100 की चीज मैं 40 में कैसे खरीद सकता हूं. Is there any $100 entity, item, company, price, stock जो कि $40 में अवेलेबल है? और अगर है तो मेरे पास अब 40 को 100 बनाने का एक तरीका है without taking more risk. And that is how he thinks about risk and reward. बहुत fascinating, बहुत ही simple सा concept है. मैंने अक्सर आपको ये बोला है कि risk and reward जो है वो correlated है, कि ज्यादा रिटर्न के लिए आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है. But Benjamin goes about saying that's not always true. And उनके जो बेस्ट स्टूडेंट हैं वॉरेन बफेट, उन्होंने काफी बार इस चीज को प्रूव कर दिया है by patiently waiting for the best companies to turn valuable and then to make mega investments and just sit on them for the rest of your life. आइए अब देखते हैं कि एक्सेल शीट के थ्रू how does this actually work in real life in the Indian context. तो बेंजामिन ग्राहम के प्रिंसिपल्स अप्लाई करने के लिए ऑफ वैल्यू हम टिकर टेप यूज करेंगे एंड वील गो टू समथिंग कॉल्ड स्टॉक स्क्रीनर, जो कि बेसिकली सारे जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं हिंदुस्तान में उन सब का डेटा है. एंड लेट्स गो थ्रू एवरीथिंग वन बाय वन. तो सबसे पहले बेंजामिन ग्राहम बोलते हैं कि आपको डिवर्सिफाई करना है. तो डिवर्सिफाई हमने कर दिया है, स्टॉक यूनिवर्स, सारे स्टॉक हमने ले लिया, ठीक है. तो वी आर लुकिंग एट एवरीथिंग. फिर वो बोलते हैं लार्ज कंपनीज. मैं अभी लार्ज कंपनीज नहीं जाऊंगा, सारे कंपनीज को देखने की कोशिश करते हैं. तो स्मॉल कैप मतलब स्मॉल कैपिटलाइजेशन, मिड कैपिटलाइजेशन एंड लार्ज कैपिटलाइजेशन, वो सारे देखेंगे. क्लोजिंग प्राइस हमें नहीं चाहिए, हमें अभी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. पी रेशियो हमें चाहिए. तो पी रेशियो वो बोलते हैं 15 से कम होना चाहिए. नेगेटिव नहीं लेंगे. नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि उसकी अर्निंग्स नेगेटिव है, मतलब वो अभी प्रॉफिटेबल नहीं है. तो हम 0 से शुरू करेंगे और हम बोलेंगे कि ये मुझे कम से कम
15 ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 15 चाहिए। 15 से अगर ज्यादा है तो बेंजामिन के हिसाब से वो चीप एसेट नहीं है। ओके, ग्रेट। जैसे जैसे आप देखेंगे ये नंबर बदलता रहेगा, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको रीसेट करता हूं, वी स्टार्टेड विद 4435 कंपनीज। अब जैसे ही मैं इसको 0 करता हूं तो ये 3000 हो जाती है, मतलब बाकी कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं है। और इसको अगर मैं 15 करता हूं तो ये 3000 सिर्फ 1000 बच जाता है, मतलब सिर्फ 1000 कंपनीज हैं जिसका पीई रेशियो 15 से कम है। देन इट सेज इट शुड हैव लो डेट। अब लो डेट कैसे करेंगे? हम डेट इक्विटी रेशियो लेने की कोशिश करते हैं। तो डेट टू इक्विटी ये रहा, इसको हम ऐड करेंगे। एंड लेट्स से ना, थोड़ा मुश्किल सी चीज है। आइडियली तो डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 50% होना चाहिए, मतलब जितनी भी इक्विटी है कंपनी में, डेट उसका 50%। लेकिन लेट्स से हम इसको 100% तक लेते हैं। 1078 हो गया, अब 814, तो मतलब सिर्फ 814 कंपनियां हैं हिंदुस्तान में जिनका पी रेशियो 15 से कम है एंड डेट रेशियो जो है वो 100% से कम है, मतलब डेट इज लेसर देन द इक्विटी इन द कंपनी। फिर वो बोलता है अर्निंग्स हैज ग्रोन एटलीस्ट 3% एनुअली। तो ऐड करते हैं एंड लेट्स ऐड EBITDA 5 ईयर हिस्टोरिकल। ठीक है, ये रहा भाई, कहां गया 5 ईयर हिस्टोरिकल। तो 5 ईयर हिस्टोरिकल लेते हैं हम एंड इसको देखते हैं कि ये क्या करना चाहिए। नेगेटिव तो नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमें डीग्रोइंग कंपनी नहीं चाहिए। हमें कम से कम 3% चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। सडनली 520 कंपनीज ही बच गई है। ठीक है, तो अब धीरे 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 वी आर कमिंग टू द एक्चुअल फिल्टर। फिर हमें चाहिए, विच इज द इंटरेस्टिंग थिंग दैट दे सेड, एसेट माइनस लाइबिलिटीज का 1.5 गुना मार्केट कैप से कम होना चाहिए। एसेट माइनस लाइबिलिटीज इज कॉल्ड नेटवर्थ, बट नेटवर्थ का आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा है इधर, नहीं है। ठीक है, तो एसेट और लाइबिलिटीज अलग से लेते हैं, फिर एक्सेल शीट के साथ खेल ही लेंगे, मजा तो आता ही है। तो टोटल एसेट पे जाते हैं, ये रहा टोटल एसेट्स, एंड देन फिर हम टोटल लाइबिलिटीज भी लेते हैं। लाइबिलिटीज ये रही टोटल लाइबिलिटीज, परफेक्ट। ठीक, 520 कंपनीज ही हैं, हमने ये ले लिया सारा। एंड देन लेट्स एक्सपोर्ट दिस डेटा, सी व्हाट वी गेट। परफेक्ट, एक्सपोर्ट, एंड देन ओपन इट अप। ओके, एक्सेल शीट ओपन हो चुकी है, बन गया है। लेट्स गो एंड oops, ओके, ऑलराइट, हम इस पे एक फिल्टर डाल देंगे। कूल, तो ये हमारे सारे हैं, इसको हम थोड़ा सा अच्छा सा करने की कोशिश करते हैं। तो वो गेट दिस, ठीक है, ऑलराइट, परफेक्ट। अब हम करते हैं A माइनस L, जो हमें निकालना है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी, ठीक, ये हमारा नंबर हो गया। इसको भी एक्चुअली इतना ज्यादा अहमियत क्या देनी है। ओके, एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो ये हमारे सारे एसेट माइनस लाइबिलिटी हो गए। और फिर हम पूछते हैं कि क्या ये चीप है कि नहीं, विच इज द मेन थिंग। तो हम बोलते हैं कि इफ द मार्केट कैप, विच इज दिस नंबर, इज लेस देन 1.5 इंटू ये वाला नंबर, देन इट इज चीप, अदरवाइज इट इज नॉट। ठीक है, एंड इसको हम ये करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट कि क्या है। इफ आई गो एंड से यस, तो सडनली आई गेट ऑल ऑफ दीज यस एसेट्स। ठीक है, एंड हाउ मेनी आर देयर? 324। इसका मतलब हिंदुस्तान में 320 ऐसी कंपनियां हैं जिसका पीई रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, 15 से कम है। उसकी एनुअल प्रॉफिट की ग्रोथ जो रही है वो 3% से ज्यादा रही है, जो कि बहुत कम है, लेकिन अज्यूम करते हैं 3% से ज्यादा रही है। उसकी एसेट माइनस लाइबिलिटीज का 1.5 गुना मार्केट कैप से ज्यादा है, विच इज ग्रेट। तो उसका नेटवर्थ इंटू 1.5 मार्केट कैप से ज्यादा है, एंड डेट और इक्विटी रेशियो 100 से कम है। इफ यू लुक एट ऑल ऑफ दिस, नाउ इट इज अ क्वेश्चन कि आप इसको कैसे लेना चाहते हैं। नाउ व्हाट आई वुड डू, ये मेरा है कि मैं ना, जैसे उन्होंने बोला था लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट करना, मैं लार्ज कंपनीज में ही करूंगा। सो आई विल से कि यार 7,500 करोड़, मतलब करीब करीब $1 बिलियन से ज्यादा नहीं करना। एंड यू विल सी
Ultimately, there are only 8 such companies: ONGC, GAIL, Bajaj Holding, NMDC, Aurobindo Pharma, Oil India Limited, NIACL and EID Parry. सिर्फ यही कंपनियां हैं जो कि इस सारी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करती है. सो इफ यू वर टू फॉलो बेंजामिन ग्राहम्स प्रिंसिपल, देन व्हाट ही वुड से इज इन सारी कंपनीज में आप उस मार्केट कैप के रेशियो में इन्वेस्ट करिए एंड भूल जाइए. 6 महीने 1 साल के बाद रीबैलेंस करिए, फिर से यही सारी चीजें करिए. जो इससे हट चुकी होगी उसको हटा दीजिए, जो उसमें जुड़ चुकी होगी उसको जोड़िए, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एज डिफाइंड बाय बेंजामिन ग्राहम. That is the book review and the Excel sheet. I hope this was useful. इसके थ्रू प्लीज किताब को बोलिए मत कि नहीं पढ़ना है, किताब को बल्कि पढ़ना है if you're interested in this. And अगर आप किताब पढ़ने चाहते हैं, then Kuku FM in your favorite language is available for you. Ankur Warikoo signing off. YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं. नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू, एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Warikoo Shorts channel.